स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेल की, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें तो आप लोगों को मालूम होंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक तो लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये बात ध्यान रखने वाली है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस, और प्लांट में? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, प्लास्टिड्स। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट जो है वो बनाता है, कंपार्टमेंट तैयार करता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम जो आपको पहले से भी पता है, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट उसका क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली में इसका अरेंजमेंट कैसे है सेल के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है बीच में और ये न्यूक्लियर पोर्स। बाहर की तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप जिसको कह रहे हैं, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसी मेम्ब्रेन का या न्यूक्लियर एनवेलप का ही आउटर मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन आपको ये नजर आ रहा है, वही कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसमें भी न्यूक्लियस से जो डायरेक्टली अटैच रहती है मेम्ब्रेन, जो कि सिस्टर्नी के फॉर्म में अरेंज। सिस्टर्नी का मतलब होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली नुमा। आपको दिख रहा है ना, ये थैली जैसे बनी हुई है। तो न्यूक्लियस से जस्ट करीब रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे दिख रहा है। रफ इसलिए है, आपको मालूम है राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं इससे। और इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्टिन्यूएशन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लाइट ब्लू कलर में नजर आ रहा है यहाँ पे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स की बहुतायत नजर आएगी। तो हमको ये मालूम है, बेसिकली हम बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर तैयार होता है। एक को हम कहते हैं सिस्टर्नी, दूसरे को हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, और तीसरे को हम कहते हैं वेसिकल्स, है ना। तो सिस्टर्नी वाला कंपोनेंट मेजरली कहाँ पाया जा रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि मेनली आर में। ट्यूब्यूल वाला कंपोनेंट जो है वो कहाँ पाया जा रहा है? वो SER में मेनली पाया जा रहा है। बाकी वेसिकल्स का फॉर्मेशन जो है वो भी हम अगर यहाँ कायदे से देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन वेसिकल फॉर्मेशन एज कंपेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट वेसिकल्स जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं दे आर कॉमन इन बोथ RER एंड SER। तो इसमें पहले हम SER लिख दें एंड देन RER, क्योंकि SER ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि SER से ही जो वेसिकल्स निकलते हैं वो आगे इधर इधर के इलाके में जाके फ्यूज करके और गोल्जी बॉडीज का निर्माण करेंगे। क्योंकि दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक बहुत बड़ा ये कंपोनेंट तैयार करता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब रफ वाले में राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ वाले में नहीं होते हैं। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, इसलिए इसका जिक्र यहाँ पे करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। आपको मालूम है, सब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। रफ स्मूथ वाले को जो है हम कभी कभी एक और नाम से जानते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल ER, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज जो वेसिकल्स हैं वो इसी स्मूथ वाले से मेनली निकल के और आगे जाके और ये फ्यूज होके पूरा गोल्जी बॉडीज तैयार करती हैं लाइक दिस। तो इसका मतलब कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज इन अ कॉन्टिन्यूअस फेज ऑफ ट्रांजिशन
फ्रॉम ट्यूब्यूल टू वेसिकल्स, ट्यूब्यूल टू वेसिकल्स, और वेसिकल जाके फिर से गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नीज तैयार करती हैं। तो देख रहे हैं स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, चाहे आप इसकी बात करें चाहे गोल्जी बॉडी की बात करें। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स इसको हम कह सकते हैं यार के बारे में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो इमेज में है वो सब, हाँ, एक चीज यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, वो आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि उसका इस्तेमाल होने वाला है इन अ गुड डिटेल। ध्यान दीजिए, ये जो खाली स्पेस आपको बीच बीच में नजर आ रहा है, दिस वन, इसको हम कहते हैं नहीं, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन ऑफ ईआर, है ना, जो खाली स्पेस, यानी सिस्टर्नी के बीच का जो स्पेस है या ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। कहीं भी ल्यूमेन का मतलब होता है खाली जगह, वो कहीं भी हो सकता है। हम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन भी कहते हैं, हम ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन की भी बात करते हैं, हम ऑर्गेनेल के अंदर भी ल्यूमेन की बात करें, जहां भी खाली जगह होगी दैट विल बी कॉल्ड ल्यूमेन। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, मान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी करनी हो हमको, स्टडी ऑफ ईआर, ये कैसे की जाती है? जाहिर सी बात है इसको सेल से बाहर निकालने की जरूरत होगी, तभी हम पता कर पाएंगे। तो इसके लिए करते क्या है, सेल लिया, इस सेल का हमने क्या कर दिया, होमोजेनाइजेशन। ये क्या होता है सेल का होमोजेनाइजेशन? सेल की लिसिस। हाँ, सेल की लेसिस ब्रेकडाउन। अब वो किसी भी तरीके से की जा सकती है, वो फिजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, आप उसको बैठ के लेके ओखली या सिल बट्टे से कूच के चटनी बना दीजिए, मिक्सी में पीस दीजिए, या कोई केमिकल्स डाल के उसको होमोजेनाइज कर दीजिए। जनरली मैकेनिकल होमोजेनाइजेशन किया जाता है ताकि किसी तरह की केमिस्ट्री ऑल्टर ना हो सेल की। तो होमोजेनाइजेशन कर दिया, जिसको हम ब्रेकडाउन कह रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो ईआर है, ईआर वो कई टुकड़ों में, ईआर जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स। तो कई टुकड़ों में ये ब्रेक हो गया। अब इसके जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं, ये फ्रैगमेंट्स वो फिर से रीसील हो जाते हैं, रीसील इनटू स्मॉल वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में ये फिर से सील हो जाते हैं। तो अब इस तरह से ये वेसिकल्स तैयार हो गए। ये पूरा सिस्टर्नी टूटा होगा लाइक दिस, ये सिस्टर्नी अगर हम एक बना के दिखा दें इस तरह से, या ये ट्यूब्यूल रहा होगा लाइक दिस, तो ये टूटा होगा और इसकी मेम्ब्रेन फिर से सील होती है और स्मॉल वेसिकल्स तैयार हो जाते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन हो सकती है? ये वेसिकल्स जो है वो बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, दिस लाइक दिस। ये ऐसे वेसिकल्स हैं जिनके ऊपर अभी भी राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। तो ये ब्लू वाले क्या हैं, दे आर राइबोसोम्स। यानी कि ये वेसिकल्स कहां से अराइज हुए होंगे? जाहिर सी बात है ये वेसिकल्स अराइज हुए होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जो स्मूथ वाले ये SER का फॉर्म हम मान ले ट्यूब्यूल जो है, यहां पे कोई राइबोसोम्स नजर नहीं आता, तो इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड स्मूथ माइक्रोसोम्स, और इनको हम कहते हैं रफ माइक्रोसोम्स। माइक्रोस्कोप लिख रहे हैं, माइक्रोसोम्स। तो ये जो स्मॉल वेसिकल्स बनते हैं, इनका जनरल टर्म ही होता है माइक्रोसोम। तो माइक्रोसोम हमारे पास दो टाइप के हो जाते हैं, रफ माइक्रोसोम जिसके पास राइबोसोम है, और स्मूथ माइक्रोसोम विच इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है।
माइक्रोसोम्स का भी इनफैक्ट सेल के अंदर भी इस्तेमाल होता है, रोल होता है। वो क्या होता है वो हम लोग आगे अभी देखते हैं, जैसे फंक्शंस की बात करेंगे हम ईआर के। तो अब अगली हम वही बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल डिटेल में हमको बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। ईआर जो है क्लास में पढ़ाया गया है, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया गया है सर। पढ़ाया गया है, तो स्ट्रक्चर बेसिक तो बताए ही होंगे सर। यस सर। अब फंक्शंस का जो है वो डिटेल हमको देखना है मेनली, क्योंकि फंक्शनल एस्पेक्ट ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ईआर का फंक्शन क्या हो सकता है? बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, और दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम किस टाइप के ईआर की बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिए, दो टाइप के हमारे पास ईआर हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब इन दोनों के अलग अलग फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसके साथ चूंकि राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो इनके ऊपर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स के द्वारा, तो वो प्रोटीन जो है ल्यूमेन में भी जाते हैं ईआर के। जैसे मान लीजिए ऐसे बना देते हैं, और इसके ऊपर ये राइबोसोम बैठा हुआ है। तो ये राइबोसोम जो भी प्रोटीन बनाएगा, दिस प्रोटीन विल एंटर, या तो ये लूमेन में भी जा सकती है, या दिस प्रोटीन में आफ्टर सिंथेसिस और एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। ये क्या है? ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन ही। ये क्या है? ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है और उसको ल्यूमेन में भेज रहा है, एक चीज। या दूसरे केस में वो इन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन्स में अटैच कर रहा है। तो दोनों काम उसी समय होते हैं जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। यानी कि इन प्रोटीन्स का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो अलोंग विथ ट्रांसलेशन होता है, और उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म दे रहे थे? Co-translational translocation. यस, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। तो इसको अगर हम इस तरह से नोट कर दें कि प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन RER, ये क्या होते हैं? दे आइदर एंटर, या इस पॉइंट को हम पहले लिख दें, शो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन इनटू, या तो लूमेन में जा सकते हैं या मेम्ब्रेन ऑफ ER। दो जगह इनका ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके। अब सपोज करिए कि ल्यूमेन में गया, मेम्ब्रेन वाला छोड़िए, ल्यूमेन में जब चली गई ये प्रोटीन, तो उसके बाद क्या होगा? लेट्स सी। इन ल्यूमेन ऑफ ER क्या होते हैं? 5 मेन या प्रिंसिपल मॉडिफिकेशंस। यहां पे स्पेलिंग AL वाली ही रहेगी। मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स अकर। कौन कौन से वो पांचों मॉडिफिकेशन है, जरा उसको हम नंबरिंग से देख लेते हैं तो आसान रहेगा एक एक को डिस्कस करना। अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं प्रोटीन के, ये क्यों हो रहे हैं? चलो खैर, क्यों हो रहे हैं वो तो हम लोग बाद में देखेंगे ही। ये कब हो रहे हैं? ये तब हो रहे हैं जब प्रोटीन अभी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची है। तो ये पॉइंट भी यहां पे मेंशन कर देना जरूरी है। बिफोर रीचिंग
of protein या proteins to their final destination. अब ये मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं इसको हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन होता है एडिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स अटैच कर दिए जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये सब तो हम लोग जानते हैं ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। हमको मालूम है कि प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, उसी को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल। तीसरा जो इवेंट होता है, तीसरा जो मॉडिफिकेशन होता है, वो होता है प्रॉपर फोल्डिंग, और तभी वो प्रोटीन जो है वो एक्टिव होगी, फंक्शनल होगी। चौथा मॉडिफिकेशन होता है स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स रिमूव किए जाते हैं तब कोई प्रोटीन फंक्शनल होती है, तो वो ग्रुप्स रिमूव करना इज कॉल्ड प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। जैसे कोई एग्जांपल बता सकते हो? दिमाग में है कोई इस वाले का? पढ़े जरूर हो। पांचवा है असेंबली ऑफ या असेंबली इनटू मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। मल्टीमेरिक प्रोटीन्स का क्या मतलब होता है? कौन से लेवल ऑफ स्ट्रक्चर शो करेंगी ये? क्वार्टरनरी, ठीक है ना, एक से ज्यादा यूनिट्स। ये वाला बता दो जल्दी से। तुम लोग को मालूम है भाई, स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के बाद अगर कोई प्रोटीन फंक्शनल हो रही है, एक्टिवेट हो रही, उसका क्या एग्जांपल होगा? हिस्टामिन। ज्यादा दूर मत सोचो, अपने घर परिवार आसपास के लोगों की किसी खास बीमारी के बारे में सोचो, अभी दिमाग में आ जाएगा, जो ऑलमोस्ट बहुत लोगों को है, हर घर में। इंसुलिन। यस, डायबिटीज। इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सिक्रीट रिलीज होती है, सिंथेसाइज। निकाल दिया सी पेप्टाइड, यस। तो वो सी पेप्टाइड जो है वो कैसे निकल रहा? बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, चलो एग्जांपल याद हो गया। अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो हमने आर के ये सारे बताए किस किस तरह का जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह होता है। SER का क्या होता है रोल? मेनली फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो SER का जो होता है, इट एक्ट्स एज, इसको हम ऐसे कर दें, नंबरिंग कर दें, क्या करना था, Ctrl+Z। हाँ, इट एक्ट्स एज नंबर 1 साइट ऑफ लिपिड बायोसिंथेसिस। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन। ऐसे नहीं मजा आ रहा है, फिर से हमको पूरा हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। इट एक्ट्स एज साइट ऑफ, अब नंबरिंग ठीक है, सबके लिए साइट की तरह एक्ट कर रहा है ना। साइट ऑफ लिपिड बायोसिंथेसिस नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया साइट ऑफ, यहां पे लिख दिया हमने डिटॉक्सिफिकेशन। और नंबर 3 कैल्शियम रेगुलेशन। ठीक है, मसल सेल्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है ना? यस सर। तो उसमें कहाँ से निकलता था कैल्शियम? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, दैट इज अ मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली SER। तो अच्छा, अब ये हमने पांचों देख लिए, तो पहले RER का जिक्र करेंगे।
तो इन ल्यूमेन ऑफ ER लिखा है ना, इसको और स्पेसिफाई कर दिया हमने, RER इसको कर देते हैं। एक एक करके हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, डील करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, यानी कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की स्टडी हम लोगों को देखनी है। तो लेट्स सी नंबर 1, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ये आखिर ER के ल्यूमेन में कैसे होता है, यानी प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट कैसे जोड़ा जाता है, ये हमको देखना है। तो बेसिकली एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है क्या? अगर इस प्रोसेस की हम बात करें तो इट इज नथिंग बट द अटैचमेंट ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल टू a nitrogen atom in an amino acid, बल्कि उसको अमीनो एसिड रेसिड्यू कहेंगे क्योंकि वो प्रोटीन का पार्ट हो चुका है, इन अ प्रोटीन। बस बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। एक लाइन में हमने बता तो दिया। देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए ये ल्यूमेन है ER का। यहां पे होगा क्या कि सबसे पहले एक प्री फॉर्म्ड ओलिगोसैकेराइड प्रिकर्सर, ये मॉलिक्यूल जो है ये प्रेजेंट रहेगा इसमें। प्री फॉर्म्ड का मतलब पहले से बना हुआ, ओलिगोसैकेराइड प्रिकर्सर तो आप समझ ही सकते हैं, ऐसा प्रिकर्सर जो ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा। इसका अटैचमेंट कराया जाता है जो प्रोटीन अभी अभी बनी है उससे, अटैचमेंट। ठीक है, तो ल्यूमेन ऑफ ER में प्रीफॉर्म्ड ओलिगोसैकेराइड प्रिकर्सर का अटैचमेंट कराया जाएगा विद द प्रोटीन। अब ये प्रीफॉर्म्ड ओलिगोसैकेराइड बेसिकली होता क्या है, तो ध्यान रखिए, ये इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं। दिस प्रीफॉर्म्ड ओलिगोसैकेराइड इज बेसिकली नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटेड एज ग्लूकोज 3 मैनोज 9 एंड ये क्या लिखा है हमने, पढ़ के कोई बता दो। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये हमारा प्रीफॉर्म्ड ओलिगोसैकेराइड प्रिकर्सर, एक्चुअली इसको ओलिगोसैकेराइड ही मान लें, प्रिकर्सर कहने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है इसको, लेकिन प्रिकर्सर इसलिए भी कह रहे हैं कि एक्चुअली में ये इसी फॉर्म में अटैच नहीं रहेगा, अभी इसमें बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस भी होंगे और वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का मॉडिफिकेशन होना है। आप बस ये जानिए कि बेसिकली ये ओलिगोसैकेराइड है, बहुत ज़्यादा टर्म पे यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द ओलिगोसैकेराइड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये फाइनली मतलब तैयार होगा। अब देखिए होता ये है बेसिकली कि इसको हम प्रिकर्सर हटा ही दें क्या यहाँ से, क्यों कंफ्यूजन का पॉइंट हम रखें कहीं पे, लेट्स रिमूव इट। ये ओलिगोसैकेराइड फाइनली अटैच हो जाएगी तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस अभी इतना जानिए आप। अब हम स्टेप्स जरा देख लेते हैं, लेट्स ट्राई टू सी। सबसे पहले हम ये जो हमने आपको अभी ओलिगोसैकेराइड बताया, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको और आपको भी। ये देखो यहाँ पे इस ग्रुप को यहां से सेपरेट आउट कर देते हैं, इसको अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। ये जो बचा हुआ हिस्सा हमको नजर आ रहा है ये वही है, ग्लूकोज 3 मैनोज 9 और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के दो मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं
2 एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, 3 ग्लूकोज हैं, 1 2 3, और बाकी जितने हैं मैन जो लिखा है वो मैनोज हैं, तो 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जो बॉन्ड्स दिखाए गए हैं मैनोज के बीच में, अल्फा 1 2 अल्फा 1 6 अल्फा 1 6, इसको याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको एक ओवरऑल इसका इसलिए लिखा है, कभी खाली टाइम में बैठे हो, मन कर रहा है, देख लिए डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से, याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस पे माथा खपाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। इसकी हम बात करते हैं। देखो एक्चुअली में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कैसे होता है, इस चीज को जरा हमको समझना है। इसमें डॉलिकॉल का बड़ा अहम रोल होता है। अब ये डॉलिकॉल बेसिकली है क्या? तो डॉलिकॉल को हम कह सकते हैं कि ये एक, कौन सा कलर, ये कलर ठीक है, डॉलिकॉल। डॉलिकॉल जो होती है ये एक पॉली आइसोप्रेनॉइड लिपिड है। और कितने इसमें कार्बन एटम्स हैं? 75 to 95 कार्बन का ये लिपिड है, यानी कि लॉन्ग चेन है इसकी। 75 से 95 कार्बन बहुत होते हैं। लिपिड है, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो तो प्रेजेंट होगी ही होगी। जब हम उसकी बात कर रहे थे फैटी एसिड्स की, और जो एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात कर रहे थे, तो उसमें लगभग कितनी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन आ रही थी? कितने कार्बन की? 8 या 8 शायद या 7 नहीं, याद 16 18 20 इस तरह से ना। हाँ इस तरह से। तो जैसे एराकिडोनिक एसिड था तो उसमें 20 कार्बन, हाँ 20 था, तो 20 तक जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 75 से 95 कार्बन तक जा रहा है, तो इसका मतलब कि रिलेटिवली लंबा है ये। आइसोप्रिनॉइड, आपको मालूम था आइसोप्रीन यूनिट्स होती थी, क्या कहते थे? C5H8 यूनिट्स जो होती थी। हाँ, तो पॉली आइसोप्रिनॉइड ऐसी कई यूनिट्स होंगी। पॉली आइसोप्रीन का एग्जाम्पल नेचुरल रबर भी था, आपको याद अगर हो, थोड़ा सा बताया था हमने। तो हाँ, तो ये डॉलिकॉल इज नथिंग बट अ पॉली आइसोप्रेनॉइड लिपिड। अब ये लिपिड है तो एक सहूलियत इसके पास क्या है कि ये दिस डॉलिकॉल is firmly embedded in the ER membrane। क्योंकि खुद ये लिपिड का बना हुआ है, इसलिए ER की जो मेम्ब्रेन है उसमें इसको एम्बेड होने में, अंदर घुसने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम कॉम्पोजिशन है, लिपिड लिपिड। तीसरी बात कि ये जो डॉलिकॉल है ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज कैरियर ऑफ, या कैरियर ऑफ से अच्छा फॉर होगा, फॉर द ओलिगोसैकेराइड। यानी ये जो पूरा ओलिगोसैकेराइड आप देख रहे हैं ये डॉलिकॉल से जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ दिस पायरोफॉस्फेट लिंकेज। पायरोफॉस्फेट समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? मालूम है? नहीं, POP नहीं, पी कहाँ है यहाँ? डायरेक्ट अटैचमेंट है। इतने हिस्से को अगर हम कहें तो दिस इज बेसिकली अ पायरोफॉस्फेट लिंक। पायरोफॉस्फेट भी हम आपको यहीं पे बता देते हैं उसमें क्या है, ये देख लीजिए। ये छोटा तो नहीं हो रहा है? ये ठीक है। ये क्या है? ये एक पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। इसी से डिराइव होगा पायरोफॉस्फेट लिंक। जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एक होता था, H3PO4, कुछ याद है? नहीं याद है? बताए थे? पता नहीं। डीएनए 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 पढ़ाए? डीएनए जैसा कुछ पढ़ाए तुम लोगों को?
नहीं सर। अच्छा चलो, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो होता है, इसमें काउंट करो कितने H हैं, H4, P कितने हैं, P2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, O7। तो इसी पायरोफॉस्फोरिक एसिड से डिराइव हो जाता है हमारा पायरोफॉस्फेट। तो डोलिकॉल से इधर ही अटैच होगा एक फॉस्फेट, और एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन से ये दूसरा फॉस्फेट इधर अटैच हो जाएगा। बाकी के ग्रुप जो है वो रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। निकल गए, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ये जो ओलिगोसेकेराइड है, ये अटैच्ड है डोलिकॉल से, और डॉलिकॉल जो है वो एम्बेडेड हो गई है ईआर मेम्ब्रेन में। तो इसका मतलब पूरा सेटअप अल्टीमेटली ईआर मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है, और डॉलिकॉल का यही काम ही है कि इस ओलिगोसेकेराइड को मेम्ब्रेन से अटैच्ड रखना, या इसके लिए एक कैरियर का काम करना। ये अटैचमेंट परमानेंट नहीं होता, ये अभी आप आगे देखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो आगे बढ़े हम, बोलो। जी सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है, हमको पूछने की जरूरत ना पड़े। और इसमें ये आप नंबर ऑफ रेसिड्यूज जरूर याद रखेंगे, जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, इसके नंबर ऑफ रेसिड्यूज जरूर याद रखने। 3 ग्लूकोज, 9 मैनोज और 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसको लिख दें क्या यहीं कहीं, 3 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, 2 NAG एंड 9 मैनोज। क्लियर हो गया? चलो, अब हम देखते हैं कि जो पूरा सेटअप तैयार हुआ है, इसका रोल क्या है, और उसको देखने के लिए हमको फिर से एक इमेज पे जाना पड़ेगा। इमेज बुक से ही है। इमेज अगर समझ में आ जाएगी तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ध्यान दो अब इसको। हमको ये बताओ कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं तुम लोगों को, कि कोई इसमें ब्लरी इमेज है या कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? बस यही जानना है हमको, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो ओलिगोसेकेराइड है उसकी बायोसिंथेसिस होनी है। ओलिगोसेकेराइड बायोसिंथेसिस, यानी कि सीधे बना बनाया जो ओलिगोसेकेराइड हमने पहले स्टेप में आपको दिखा दिया कि वो आके जुड़ जाता है, वो ऐसे नहीं जुड़ता है। उसके एक एक स्टेप की बायोसिंथेसिस होती है। अब वो कैसे होती है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्या है, ये एक लिपिड बाइलेयर है, और ये बेसिकली किसकी लिपिड बाइलेयर है, ईआर की। ऊपर वाला फेस जो है वो साइटोसॉलिक फेस है, और नीचे वाला जो है वो ईआर ल्यूमेन का है। इस चीज को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये साइटोसॉल की तरफ फेस है और ये ल्यूमेन की तरफ फेस है। यहां पे जो स्टेप है ये शुरू कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि डोलिकॉल फॉस्फेट जो है वो मेम्ब्रेन से आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि डोलिकॉल खुद में लिपिड है। डोलिकॉल फॉस्फेट अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक यूडीपी, या इसको हम एडजंक्ट कहेंगे, जहां पे यूडीपी का फुल फॉर्म अगर बता सकते हो तो बताओ। यूरेसिल डाइफॉस्फेट। हाँ, इसको यूरिडीन डाइफॉस्फेट बेसिकली कहते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में प्रेजेंट। यस एग्जैक्टली। तो इसको हम यूरिडीन डाइफॉस्फेट कहते हैं। अब इसके बाद इससे ये ग्रुप अटैच है। ये ग्रुप कौन सा है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यहाँ पे दिख रहा है आपको चौकोर वाला जो ब्लॉक है। तो नैग इज अटैच्ड टू यूडीपी। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये यूडीपी जो है ये डीफॉस्फोराइलेट होगा और यूएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसका जो एक फॉस्फेट यहां से निकला वो फॉस्फेट जुड़ जाएगा इस डोलिकॉल फॉस्फेट से, और साथ ही साथ उस फॉस्फेट के साथ साथ ये जो नैग वाली यूनिट है ये भी अटैच हो जाएगी डोलिकॉल फॉस्फेट से। इतनी बात समझ में आ गई? यानी एक मैनोज यूनिट एक नैग यूनिट जो है अटैच हो गई और ये अब पायरोफॉस्फेट लिंकेज तैयार हो गई। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? अगली मैनोज, बार बार मैनोज कह रहे हैं, अगली नैग यूनिट फिर से आके जुड़ेगी। ये एक एक करके होगा, तो एक नैग फिर दूसरा नैग, अब क्या होगा? 5 लगातार कौन सी यूनिट्स जुड़ जाएंगी? मैनोज यूनिट। समझिएगा ध्यान से। तो 1 2 3 4 5, और ऐसा नहीं है कि पांचों एक बार में आके जुड़ जाएंगी, हर बार एक एक करके ये यूनिट जो है वो जुड़ेगी। तो 1 एट अ टाइम, ये बात ध्यान रखिएगा, 1 मैनोज एट ए टाइम। तो ये दोनों नैग पहले ही जुड़ चुके थे, अब 1 2 3 4 और ये 5 मैनोज भी जुड़ गए। इतनी प्रक्रिया जब हो जाती है तो क्या होता है? ये जो पूरा का पूरा सेटअप ये तैयार हुआ यहां से यहां तक, ये फ्लिप कर जाता है, और जैसे ही ये फ्लिप करता है अब ये पूरा का पूरा ल्यूमेन की तरफ आ गया। पहले ये साइटोसोल की तरफ था, अब ये ल्यूमेन की तरफ आ गया। ठीक, अब ल्यूमेन, अच्छा एक चीज और यहां पे थोड़ा सा, इसको यहां पे अभी छोड़ दीजिए, अभी फिर से हम ये पहले स्टेप पे जरा आ जाते हैं। यहां पे बेसिकली होता क्या है कि जब ये अटैचमेंट हुआ, आपको सोचना चाहिए कि एक्चुअली में ये पायरोफॉस्फेट की लिंकेज की जरूरत क्या है? क्या ये सोच सकते हो? अगर नहीं सोच सकते तो बताओ। नहीं, नहीं आ रहा ना दिमाग में? नहीं सर। हाँ चलो ठीक है, लेकिन इस चीज को अभी दिमाग में रखो, अभी इसका हम जवाब नहीं देंगे, जवाब हम थोड़ी देर में देंगे कि आखिर एक ही फॉस्फेट से जोड़ देते तो क्या दिक्कत थी? क्यों दो दो फॉस्फेट यहाँ पे, या पायरोफॉस्फेट लिंकेज क्यों यहाँ पे स्टेब्लिश हुई? ये सवाल अभी जहन में रखना, और हम जब एक्सप्लेन करेंगे अगर उस दौरान कहीं दिमाग में आ जाए तो बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा? दिस विल बी फ्लिप्ड, तो फ्लिप होके ये नीचे हो गया, यानी कि लूमेन की तरफ हो गया। अब क्या होगा? इसके बाद अभी ये पूरा सेटअप तैयार नहीं हुआ है, इसके बाद यहां पे टोटल कितने जुड़े हैं? 5 मैनोज जुड़े हैं ना, तो अभी टोटल कितने और जुड़ने हैं? 4 और जुड़ने हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि 9 मैनोज होने चाहिए। तो ये चारों फिर 1 2 3 4, ये 4 स्टेप में ये चारों मैनोज जुड़ जाएंगे, और फाइनल स्टेप में तो यहां पे हम लिख सकते हैं 4 मैनोज, और फाइनल स्टेप में जो 3 ग्लूकोज हैं ये जुड़ जाएंगे। तो ये यहाँ पे 9 मैनोज हो गए, और ये 3 1 2 3 ग्लूकोज के यहाँ पे देखिए साइन बना हुआ है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ गए। अब ये पूरा का पूरा जो ऑलिगोसेकेराइड है, क्या लिख रहे थे इसको? ग्लूकोज 3 मैनोज 9 और एन एसिट, नैग लिख देते हैं सिंपली, नैग 2। हाँ, ये अब जाके पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट हो गया। अब इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है प्रोटीन के लिए, ये हम आगे देखेंगे। चलो, उसके लिए हम, यार इसमें हमने कुछ लिखा नहीं, लिख दें नोट्स या पहले एक्सप्लेन कर दें? सर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ पहले समझ लो कहानी, फिर तो पॉइंट्स मिल ही जाएंगे, नहीं अभी मिलेंगे, बाद में दे देंगे। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, यस, अगला डायग्राम है ये। अब इसमें देखिए
ये देखिए यही स्टेप था। यहाँ पे क्या हुआ कि ये डॉलिकॉल पायरोफॉस्फेट है और इससे हमारा जो ओलिगोसेकेराइड है वो तैयार पूरा जुड़ गया है। तो ये क्या है, डॉलिकॉल लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड, ये पूरा तैयार हो गया। अब होता ये है कि यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर राइबोसोम बैठा होगा, ये ईआर की मेम्ब्रेन है ना, ऊपर राइबोसोम बैठा होगा और वो इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करके नीचे बना रहा है, नीचे की तरफ ल्यूमेन में, ईआर के ल्यूमेन में भेज रहा है। राइबोसोम बैठा दें यहाँ पे, क्या दिक्कत है। ये बैठ गया राइबोसोम, ये राइबोसोम हो गया और ये हमारी प्रोटीन हो गई। तो ये ल्यूमेन में प्रोटीन को भेज रहा है। अब क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा ओलिगोसेकेराइड है, दिस एंटायर ओलिगोसेकेराइड विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस प्रोटीन्स एन टर्मिनल के पास। जो ये रेसिड्यू है, ये एएसएन कौन सा होता है, एस्पार्जीन, एस्पार्जीन रेसिड्यू। तो यानी कि स्टेप क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओलिगोसेकेराइड लिंक टू डॉलिकॉल। ये पूरा का पूरा इस डॉलिकॉल पायरोफॉस्फेट से अलग हुआ और एस्पार्जीन रेसिड्यू से जाके ये बाइंड कर गया। तो ये क्या है, ये ओलिगोसेकेराइड है, यहां से लेके यहां तक ओलिगोसेकेराइड। और एन टर्मिनल के पास जो एस्पार्जिन रेसिड्यू है उससे ये बाइंड कर गया है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। समझ में आया? जी सर। अच्छा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करने की जिम्मेदारी एक एंजाइम की होती है। उस एंजाइम का नाम होता है, यहां लिख देते हैं, ओलिगोसैकेरिल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को, इस ट्रांसफर को कैटेलाइज करता है। और इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम इज, ये जो सबस्ट्रेट होता है वो बेसिकली होता है, ये कलर इज एस्पार्जी, नहीं, ASN, यही कंफ्यूजन होता है। ASN रेसिड्यू इन दो सीक्वेंसेस हो सकते हैं, या तो ASNX सेरीन रेसिड्यू या सीक्वेंस हो, या ASNX थ्रियोनिन रेसिड्यू। यानी कि एस्पार्जीन एक्स सेरीन रेसिड्यू हो या एस्पार्जीन एक्स थ्रियोनिन रेसिड्यू हो, अगर एन लिंक के पास या एन एंड ऑफ प्रोटीन के पास, तो उस इन दोनों के जो एस्पार्जीन रेसिड्यूज हैं वही इस एंजाइम के सबस्ट्रेट के तौर पे ऐड करते हैं, यानी कि इन्हीं पे ये अटैचमेंट कराता है ओलिगोसेकेराइड का। ये बात समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। हाँ, नो सर। क्लियर हो गया। तो इतना स्टेप समझ में आ गया। अच्छा, अब बताओ कुछ याद आया अगर हम पिछला वाला ये क्वेश्चन फिर से उठाएं कि यहां पे पायरोफॉस्फेट की जरूरत क्यों है? याद करो। ये जो बॉन्ड होता है ये बड़ा सेंसिटिव बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड। ये सेंसिटिव तो नहीं कहें, ज्यादा अच्छे से कहें, याद करो कि जब अटैचमेंट हो रहा था इस वाले नैग यूनिट का, तो उस दौरान जो है ये कन्वर्ट हुआ किसमें, डाइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट में। इसका मतलब कि एनर्जी रिलीज हुई होगी।
एनर्जी रिलीज हुई होगी, वो एनर्जी यूटिलाइज हो गई इस बॉन्ड को बनाने में, और ये जो बॉन्ड तैयार हुआ, ये वाला जिसको हमने कलर वहां पे भी किया है, यहां पे भी कर दे रहे हैं, ये बेसिकली एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। दिस इज हाई एनर्जी बॉन्ड, यहां पे भी लिख सकते हैं। तो जब इस पर्टिकुलर बॉन्ड का ब्रेकेज कराना होगा तो चाहिए होगा ये एंजाइम, और ये एंजाइम इस बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूटिलाइज करते हुए इसको एस्पार्जिन रेसिड्यू से अटैच करा देगा। क्लियर हुआ? सर तो इसमें दो फॉस्फेट वाला क्या आंसर है, समझ में नहीं आया। एटीपी जो होता है, मतलब कि यूडीपी से जो फॉस्फेट निकला वो अटैच हो गया यूएमपी, मतलब वो कन्वर्ट हो गया। इसमें कॉन्सेप्ट वही, एटीपी से एडीपी से एएमपी। आखिर क्या जरूरत है ट्राइफॉस्फेट बनाने की, ये हमको बताओ। ट्राइफॉस्फेट क्या बनाने की क्या एक एक फॉस्फेट जब जब रिलीज होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो क्यों होगी एनर्जी, और क्यों एएमपी वाला फॉस्फेट डिटैच करने से तब एनर्जी रिलीज नहीं होगी? इसके पास भी तो एक फॉस्फेट है, इसको भी निकाल दो, क्या यहां एनर्जी निकलेगी? सर यहाँ एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, वहाँ पर वो मतलब वहाँ पर एसिड और अल्कोहल के बीच में बॉन्ड होता है, यहाँ एसिड और एसिड के बीच में बॉन्ड होता है। इस वजह से सर जो बॉन्ड बनता है वो एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, जो कि हाई एनर्जी कंटेन करता है। इसकी वजह से ब्रेक होने पर एनर्जी ज्यादा रिलीज करती है। इस वजह से एटीपी को एडीपी में और एडीपी को एमपी में बदला जाता है, और मतलब एमपी को तोड़ने के बाद नहीं बनता एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी, यही तो मतलब है। यस सर। यहाँ एनर्जी नहीं रिलीज होगी, ऐसा है। देखो सिंपल सी बात है कि बेसिकली जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो किस तरह का होता है, यहाँ पे जो एटीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है फॉस्फेट ग्रुप, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे अगर हम इसको, यही तो होता है ना, H3PO4, तो H प्लस यहाँ पे निकल जाएंगे तो नेगेटिव है। अब यहाँ पे ले वही तो बता। नहीं, तुम सही बता रहे हो, उसी चीज को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी लोगों को हो सकता है ना समझ में आया हो। यहाँ पे एक और इस तरह का माइनस ग्रुप तैयार हुआ है, फिर तुम ले आके अटैच कर रहे हो, तो अटैच जब करोगे तो यहाँ पे तुमको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी ना, क्योंकि रिपल्सन है इन दोनों में। अब क्या कर रहे हो तुम, और एक और ले आ दे रहे हो ट्राइफॉस्फेट बनाने के चक्कर में, और जबरदस्त रिपल्सन क्रिएट कर रहे हो। तो होगा क्या, जो जबरदस्ती इस बॉन्ड को बनाया जाएगा उसकी एनर्जी इसी बॉन्ड में तो स्टोर हो जाएगी, इसमें और इसमें। ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ बहुत टेंशन है। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को दबा के और कहीं से फंसा के रखो तो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और जैसे ही वो जरा सा छूटेगा तो एकदम उछल के भागेगा। तो वही चीज इस वाले फॉस्फेट के साथ है, इसको इसको दो दो फॉस्फेट ग्रुप्स का रिपल्सन झेलना पड़ रहा है, तो इसको जब भी मौका मिलेगा तो धाड़ से ये बॉन्ड तोड़ेगा और खूब अच्छी खासी एनर्जी निकलेगी और निकल जाएगा ये बाहर। अब बचा एडीपी, डाइफॉस्फेट। अब दो ही ग्रुप हैं, यानी इस ग्रुप को सिर्फ एक ग्रुप का रिपल्सन झेलना पड़ रहा है, तो इसमें रिलेटिवली कम एनर्जी निकलती है। पहला बॉन्ड जो ब्रेक होता है उसमें ज्यादा एनर्जी, दूसरे बॉन्ड में रिलेटिवली कम। वो जो 7.3 किलो जूल पर मोल क्या लिखते हैं ना, ऐसे कुछ, ये एवरेज वैल्यू होती है एटीपी की, के बॉन्ड एनर्जी की। एवरेज वैल्यू दोनों का निकालते हैं तब एक का ये लगभग आता है 9 के आसपास, और एक का मेरे ख्याल से 7 के 6.8 समथिंग ही आता है। तो दोनों का जब एवरेज निकालते हैं तो 7.34 निकल के आती है वैल्यू। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप लगाने का पर्पस ही यही है कि ग्रुप में रिपल्सन हो, और जो अगला बॉन्ड ये तैयार बनाया जाए तो उसमें क्या हो कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाए, ताकि वो जब टूटे तो अटैच होने के लिए वही एनर्जी इस्तेमाल कर ली जाए इस पूरे ओलिगोसेकेराइड की। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। क्लियर है पक्का?
यस सर। थोड़ा सा और विचार करना इस चीज पे, तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर कंफ्यूजन होगी तो फिर पूछना। ये प्रोसेस पूरी समझ में आ गई? किसी को इस प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलो अब देखो, ये तो चलो ऐसे ही है। लास्ट स्टेप, ये सारी प्रक्रिया आखिर हुई क्यों, क्या फायदा हुआ, तो वो भी आप देख लें और समझ लें। एक डायग्राम और यहाँ पे दिस। अब देखिए होता क्या है, यहां तक क्या हो चुका था, यहां तक ये जो ओलिगोसेकेराइड है ये एक नेसेंट प्रोटीन, नेसेंट मतलब क्या होता है? नया। हाँ अभी नया नया है, अभी ये फोल्ड भी नहीं हुआ है। देखिए अभी तो एकदम सिंथेसाइज हो रहा है, अभी फोल्डिंग भी इसकी प्रॉपर नहीं हुई है, और इससे ये ओलिगोसेकेराइड अटैच कर दिया गया। तो इतना काम यहाँ पे हो चुका है। अब होता ये है कि ये जो ओलिगोसेकेराइड जो उससे अटैच्ड है, सिर्फ ओलिगोसेकेराइड की फिगर यहाँ पे दिखाई जा रही है, इस ओलिगोसेकेराइड में से एक ग्लूकोज निकाला गया, यानी कि -1 ग्लूकोज। ये वाला नीचे वाला ग्लूकोज यहां गायब हो गया। -1 ग्लूकोज यहां भी कर दिया गया, यह तो सारा ही गायब कर दिया क्या? अच्छा चलो, यहां पे -2 ग्लूकोज लिख दो। तो ये सारे ग्लूकोज क्या हो गए, ये गायब हो गए। कुछ और भी गायब हो रहा है, -1 मैनोज। मैनोज। हाँ ये यहां से गायब हो गया मैनोज। इतना काम जब हो जाता है, यानी कि तीनों ग्लूकोज रिमूव हो गए और एक मैनोज भी रिमूव हो गया, तो इससे होता क्या है कि एक्चुअली में ये मैनोज की हम बात करें चाहे ना करें, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब ये तीनों के तीनों ग्लूकोज रेसिड्यूज जब निकाल दिए जाते हैं, और सीक्वेंस आपको याद है किस सीक्वेंस में ये ग्लूकोज रेसिड्यू जोड़े गए थे? बताओ किस सीक्वेंस में ये सब जुड़ा सबसे है? पहले 3 ग्लूकोज की सबसे यूनिट लास्ट थी। में जोड़ा गया था। नहीं, कंफ्यूजन ना सबसे हो। पहले जोड़ा गया था। पहले 3 ग्लूकोज। 3 ग्लूकोज, फिर 9 मैनोज, फिर 2 एनेस्टिल ग्लूकोज है। बस 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 बस, बहुत खुशी की बात है कि तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो। एक सेकंड रुक जाओ। आ, ये सबसे बात। पहले गैरनेट जोड़ा गया था सर। अब इसमें हाँ देख के बाकी सब लोग पहले बताओ, हमको समझ लो अच्छे से। सबसे पहले गैरनेट, फिर मैनोज, फिर ग्लूकोज। हाँ तंजीला ठीक है, आवेश ठीक है। सर वो फॉर्मूले में उल्टा लिखा था यस, इसलिए। फॉर्मूले पे मत जाओ, फॉर्मूला तो फाइनल का है ना, फाइनल ओलिगोसेकेराइड का, तो उससे कंफ्यूज मत हो। जी सर। हाँ हमेशा ध्यान रखो, स्टेप्स जो है वो ध्यान रखो कि सबसे पहले जो है वो मैनोज, यानी कि मैनोज, मैनोज नहीं सर, सबसे पहले सर गैरनेट। सॉरी सॉरी, हाँ देखो नैग फर्स्ट है, और फिर क्या है, मैनोज है सेकंड है, और सबसे लास्ट में जो है वो ग्लूकोज जोड़ा जाएगा, लास्ट या थर्ड। तो अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज को रिमूव कर दिया गया। अब ग्लूकोज रिमूव करने का पर्पस क्या है, ये बताओ, सोच सकते हो? नहीं सर।
चूंकि पहले स्टेप में यही चीज दिखा दी गई थी, यानी कि इस स्टेप में यही चीज दिखा दी गई थी कि द एंटायर ओलिगोसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ दिस ऑल दीज 3 सब यूनिट्स। तो ग्लूकोज का अटैचमेंट और फिर डी अटैचमेंट ये बेसिकली डिसाइड करता है कि जो प्रोटीन है, जिस प्रोटीन से ये अटैच्ड है, ये ऑलरेडी हमने अटैच्ड वर्जन आपको दिखाया, यहाँ पे भले आपको सिर्फ ओलिगोसेक्राइड्स नजर आ रही हूं। तो ग्लूकोज सब यूनिट जो है वो ये डिसाइड करती है कि प्रोटीन जो है वो उसकी फोल्डिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। यानी कि ये स्टेप जो होता है, इट इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन डिटरमाइनिंग द फाइनल फेट ऑफ द प्रोटीन, कि वो फोल्ड हो जाए, और अगर नहीं हुई है तो उसका क्या होगा। तो कभी भी देखो, जैसे हमने आपको जब वो प्रोटीन डिग्रेडेशन बताया था, प्रोटियासोम मीडिएटेड खास तौर पे जो क्लास में बताया था, उसमें ये बताया था कि कई बार क्या होता है कि नेसेंट प्रोटीन्स जो होती हैं, जो अभी बन रही हैं, जैसा कि इसमें देखा हमने, उनको भी वो डिग्रेड कर देता है, यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन। वो काम भी होता है, लेकिन सेल की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इतनी मेहनत से जो प्रोटीन बना, 3 स्टेप में, पहले रेप्लिकेशन हुआ, फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ट्रांसलेशन हो रहा है, और इतना सब कुछ हो गया और नेसेंट प्रोटीन तैयार हो गई, बस सिर्फ इसलिए कि वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो पाई थी, और डिग्रेड हो जाए तो सेल ये भी नहीं चाहती है, क्योंकि उसके रिसोर्स वेस्ट हो जाएंगे, एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाएगी उसकी। इसलिए ये जो ग्लूकोज रेसिड्यूज मेनली हैं, ये एक तरीके से सिग्नल का काम करते हैं, ये बताने के लिए कि प्रोटीन फोल्डेड स्टेट में है या अभी भी अनफोल्डेड है। और ये जिस मैकेनिज्म से बताते हैं, दैट इज द मैटर ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग टॉपिक। उसमें कैसे प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो रही है, किस सिग्नल से, किस एंजाइम की हेल्प से, वो उसका पूरा टॉपिक है। तो इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि इस स्टेप को यहीं पे हम अर्ध विराम दे रहे हैं, पूर्ण विराम नहीं, क्योंकि उसको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट विल टेक क्वाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इतना तक समझ में आ गया कि ग्लूकोज का पर्पस क्या है? सर तो मतलब अगर ग्लूकोज सारा रिमूव हो गया तो इसका मतलब प्रोटीन फोल्ड हो गई है या फिर नहीं? इसका मतलब कि प्रोटीन फोल्ड हो चुकी है, फोल्ड हो अब अपने काम में वो चली जाएगी, इसका यही मतलब है। इतना समझ में आया? यस सर। मतलब ग्लूकोज तब तक ही अटैच रहेगा जब तक कि वो मतलब उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। एक्चुअली में ट्रांसलेशन, हाँ ये भी कह सकते हैं, या ट्रांसलेशन इन केस कंप्लीट भी हो चुका है तो उसके बाद उसकी मतलब उसकी फोल्डिंग जब तक, प्रोसेसिंग हाँ हो रही है। यस, प्रोसेसिंग जब तक चल रही है तभी तक ग्लूकोज अटैच रहेगा। एक बार प्रॉपरली फोल्ड हो गई तो इसका मतलब उसमें, उस पर्टिकुलर प्रोटीन में जो ये ओलिगोसेक्राइड यूनिट्स हैं, दैट विल नॉट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज की यूनिट, सब यूनिट्स नहीं रहेंगी। लेकिन अभी फर्दर मॉडिफिकेशन, सिर्फ अभी तो हम लोग कहाँ का डील कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डील कर रहे हैं ना। फर्दर मॉडिफिकेशन विल बी डन इन गोल्जी बॉडीज, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप यही समझिए, अगर ग्लूकोज हट गया सब तो इसका मतलब प्रोटीन फोल्ड हो चुकी है। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर।